भी नहीं होता कि उनको ना सिखाऊं ना बताऊं, हमेशा ज़िंदगी भर वो मेरे ही काम करते रहे। मुझे ये अच्छा लगेगा कि वो कहीं आगे जाके अपना भी नाम कमाएं और कहीं ना कहीं कोने में मुझे याद रखें कि नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत उनके कारण। जैसे दीपक शर्मा जी आए हुए हैं, ये स्कूल टाइम से मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई है, सिर्फ हम लोग का ब्लड रिलेशन नहीं है, बाकी एक तरह से ये भी मेरे ऑफिस का पार्ट है। ये भी जब नागपुर से पढ़ के आया तो उसके पापा ने बोला कि इसको आप अपने पास रखिए, तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ फैमिली एंड ऑल, जिनको मैं कुछ ना बोल पाऊँ, तो लेकिन इसका नेचर बहुत अच्छा था। तो दीपक आया, दीपक ने भी काफ़ी 2-3 साल कंटिन्यू काम किया मेरे साथ। बहुत अच्छी इसकी ड्राइंग, आज भी बहुत अच्छी है। मैं इसकी ड्राइंग्स, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर सब मुझे एक भाई की तरह लगता है। तो कभी भी कोई काम होता है, दिन रात कभी भी मैं इसको बोल भी सकता हूँ। आज कुछ साइड हम साथ में भी करते हैं, मुझे लगता है नहीं आज ये काम मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, तो वो काम हम साथ में ही करते हैं। और मुझे जहाँ एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो काम मैं दीपक के साथ ही करता हूँ। तो दीपक एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो एज अ स्टाफ बोला जाए तो दीपक भी स्टाफ की कैटेगरी में तो था, लेकिन आज भी कल मुझे लगा एक ड्राइंग मेरे को अच्छी बनानी, तो मैंने कल उसको मेल करवाया। मैंने दीपक यार एक ड्राइंग तू बना के दे, मेरे को लगता है ये मेरे से अच्छा तू कर पाएगा, तो मुझे उसका पता है कि वो क्या कर सकता है। तो ये चीज़ है दीपक के साथ। मुक्ता के जाने के बाद ऑफिस में फिर अब हम नए ऑफिस में भी आने वाले थे उस समय, तो नए ऑफिस को लेके थोड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। मेरा मन था कि मैं नितिन एक ही साथ बैठें, तो मैंने नितिन को पहले अपने प्लॉट पे लेकर आया। तो मैंने बोला अपने को वहाँ जगह कम पड़ रही थी, एक्चुअली रीज़न ये था, और वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के इशू भी थे। तो मैं सोचा एक फ्लोर में मैं बना लूँगा, एक फ्लोर में नितिन बना लेगा, और उसका कुछ लॉजिक था कि दूर पड़ेगा और अपन अब काफ़ी टाइम हो गया एक ही फील्ड में। कई बार हमारे क्लाइंट टकराते भी थे क्योंकि फील्ड एक ही थी, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो कुछ क्लाइंट उनसे भी मिलते थे, कुछ क्लाइंट मेरे से भी मिलते थे, वहाँ क्लैशेज़ होते थे। तो नितिन काफ़ी समझदार है इस मामले में, तो उसने कहा कि नहीं आप एक काम करिए, आप ऑफिस इधर कर लीजिए और मैं वहाँ कर लेता हूँ और अपन एज इट इज़ ही रहेंगे। तो मुझे उसका सुझाव ठीक लगा, तब फिर हमने नए ऑफिस की प्लानिंग स्टार्ट की। तो उस बीच में शाइना सूरी जी जो दिल्ली से पढ़कर आई हैं, तो ये आए हमारे ऑफिस में। तो उस समय मैं काफ़ी अकेला महसूस करता था ऑफिस में, क्योंकि मेरे जो बैकबोन्स थे वो किसी कारण से हटते जा रहे थे। तब मुझे ऐसा था, एक तरफ साइट का भी लोड था और एक तरफ काम का भी और ड्राइंग्स का भी। धीरे धीरे इनसे ट्यूनिंग बढ़ती गई। आज 2 साल हो गया। आज शायद ऑफिस में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, पूरा काम शाइना देखती हैं। स्टाफ का किसको रखना है, क्या सैलरी देना है, कितना उनका काम है, क्या प्रोग्रेस है। और अपग्रेड की जो बात कर रहे हैं, तो शायद 2 साल में मुझे अपग्रेड इन्होंने ही किया है, क्योंकि इनकी भी गाइडलाइन जो मेरे लिए आती है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और हमेशा दीपक भी हैं, वो भी आते रहते हैं ऑफिस में। तो जितने भी लोग मेरे सराउंडिंग मुझे आज तक मिले ऑफिस फैमिली में, वो पॉजिटिव ही मिले, जो मेरी कमियों को मुझे बताते हैं नहीं सर आप में ये कमी, इसको थोड़ा आप दूर करिए और अपने को अच्छा करना है। तो इतने अच्छे लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो बट नेचुरल है कि और आगे जाना हमारा तय है। और साइड इंचार्ज की भी बात करूँ तो अमन है, काफ़ी 5 सालों से काम कर रहे हैं। दीपक श्री ये भी अभी ज्वाइन किए हैं, 1-2 साल हुआ है, लेकिन इन लोगों की काम की शैली को देख के मुझे लगता है काफ़ी आगे जाएंगे और इनको ज़रूरत है। और सबसे अच्छा डेडिकेशन लगता है श्री को। मैंने 3-4 बार मना किया, नहीं यार काम नहीं मेरे पास, नहीं सर बाद में आऊँगा लेकिन आपके ही करूँगा। मुझे ये देख के बहुत पॉजिटिविटी लगती है कि ये बंदा मेरे यहाँ ही काम करना चाह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। तो और मैं इनका टेस्ट भी लेता हूँ, नहीं अभी नहीं करना है, 15 दिन बाद करना है, 20 दिन बाद आना। वो 20 दिन बाद भी आते हैं, 20 दिन बाद कॉल भी करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात लगी। तो बहुत अच्छी एक टीम अभी मेरे पास है, जो मेरा बैकबोन है ऑफिस, और जिसके कारण ही हम आज काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो शून्य से तो मैंने स्टार्ट किया था। पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा है, और नितिन जी के साथ 10 साल का सपोर्ट, नितिन जी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसके कारण ही शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आज वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता। और क्लाइंट के प्रति जैसा मैं कहना चाहूँ, मेरा ऑफिस का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। कॉल फॉलोअप जो भी रहता है, ड्राइंग्स डिज़ाइंस, हम कंटिन्यू और अपग्रेड होना चाहते हैं। मैं आज भी चाहता हूँ कहीं भी बाहर घूमने जाऊँ तो ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कुछ देखने मिले, कुछ सीखने मिले, सुनने मिले, जिससे मैं और अपग्रेड हूँ। मैं कभी भी दोस्तों के साथ बैठना प्रीफर नहीं किया, अपने से बड़ी एज के साथ बैठना पसंद किया, कि जिनसे मैं कुछ 2 बातें सीख सकूँ। जैसे अजय जी हैं, बहुत अच्छा लगता है कभी ऑफिस में आते हैं, 2 चीज़ें इनसे शेयर करता हूँ कि मुझे काम चाहिए और काम चाहिए, जगदलपुर में भी काम चाहिए, रायपुर में आपके कोई रिलेटिव हैं तो बताइए,
काम को लेके जुनून है, ऐसा लगता है और काम करें और ज़्यादा काम करें और अच्छा करें, और क्लाइंट के प्रति ईमानदार, और जो काम हमने लिया है सही समय पर हो। कल रात को 1 बजे क्लाइंट का मैसेज आया, अभी सारंगढ़ में जो ओपनिंग हुई है, वो इतने खुश हैं, उनका 15,000 स्क्वायर फीट का हमने शोरूम बनाया। उनका भी एक वाकया बताता हूँ, वो 15 इंटीरियर की लिस्ट लेके पंडरी में घूम रहे थे। उन्होंने एक दुकान में कहा, बोले यार मैं इतना बड़ा शोरूम बना रहा हूँ, इंटीरियर चाहिए। एक फैशन हाउस वालों ने सजेस्ट किया, उनसे कराइए। फिर एक क्या गए, उन्होंने सजेस्ट किया। फिर तीसरे क्या, उन्होंने सजेस्ट किया। मेरे यहाँ इत्तफाकन उस समय ऑफिस बन रहा था, ऑफिस का इंटीरियर देखा, मेरे से मिले, उनका नेचर मेरा नेचर मैच खाया, मेरे सामने लिस्ट फाड़ दी। बोले अब काम कराऊंगा तो आपसे ही कराऊंगा, दूसरे से नहीं कराऊंगा। और आज जो वहाँ पे रिजल्ट और आउटपुट आया है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा शोरूम और इतना बड़ा शोरूम कपड़े का किसी का भी नहीं है। जो और मेरे लिए फ़ीस वही है जो क्लाइंट आज खुश है। जो क्लाइंट बोलते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा, मुझे लगता है कई लोग बोलते हैं उनको पसंद नहीं आया। मैं यही सवाल करता हूँ, आपको आपका घर पसंद आ रहा है, आपका शोरूम आप जिस बजट में जिस चार्ज से चाहते थे वो मिल रहा है? बोले हाँ, मिल रहा, वही फीस है। मैं कभी ओपनिंग में जाके किसी को कार्ड नहीं देता कि मैंने किया है, क्लाइंट ही मेरा कार्ड है। वही बोले लोगों को कि नहीं, इन्होंने काम किया और निष्ठा से और बहुत अच्छे से ईमानदारी से इन्होंने काम किया, वो मैं चाहता हूँ, वही पॉजिटिविटी चाहता हूँ। और मैं हर ओपनिंग में पापा मम्मी वाइफ इनको लेके जाता हूँ ज़रूर से, क्योंकि ये उस चीज़ को सही बताते हैं, क्योंकि स्टाफ बीच बीच में भी जाते रहते हैं, इनको पता होता है। एक वाक्य बताऊँगा, एक टीम होती है, जैसे आपके साथ ट्यूनिंग है, हो सकता है रायपुर में 500 दुकानें और हो, सबसे ट्यूनिंग नहीं होती। एक टेस्ट होता है कि जिस टेस्ट की चीज़ें मिलती है आदमी वहीं जाना प्रीफर करता है। तो वैसे कुछ चीज़ें हमारी फिक्स्ड हैं कि भाई इससे ये चीज़ें लेनी, ये चीज़ से लेनी। तो कभी हम ट्राई करने का भी सोचते हैं और कभी क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं मेरा रिश्तेदार इससे ले लो, तो हम रिजिड नहीं है कि नहीं इसके यहाँ नहीं जाएंगे, सबसे लेते हैं, सबसे काम होता है। तो किसी तीसरे के यहाँ से मैंने एक फर्निशिंग का काम करा लिया। ओपनिंग में गए, घूमते घूमते ही मेरी वाइफ ने मेरे को बोला ये कर्टेन किससे लियो इस बार? तो मैं बोला क्यों? तो बोले नहीं, ये कर्टेन जहाँ से आप लगवाते हो उसका नहीं है। तो मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, इसका स्टिच प्रॉपर नहीं है, जैसा स्टिच आप करवाते हो ये उसका नहीं है। मतलब कितनी बारीकियाँ देखते हैं लोग, क्योंकि हम उसी चीज़ को रोज़ देखते हैं तो हमको उतना समझ नहीं आता। लेकिन मैंने उस चीज़ ऑब्जर्व की कि टीम का कितना फ़र्क पड़ता है, कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं कि आपका काम अच्छा है, आप काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कभी भी। तो उस दिन से मैंने वही सोचा, काम से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करो कि वो गलत हो जाए। क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, काम करना है, परफेक्शन के साथ करना है, चाहे कोई भी आदमी करे। आप अपने परफेक्शन को उसको बता के चलो, नहीं समझ में आ रहा हटा दो, दूसरे आदमी को इंट्रोड्यूस करो। तो शिखर में तो काफ़ी समय है सर, ये 0 से लेके आज तक का स्टेज है, और आप लोगों का सहयोग, ऑफिस का सहयोग, घर का सहयोग है, तो शायद और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ने अपनी बातों को अपने शब्दों का रूप दिया है, और निसंदेह इसमें बहुत सारे पार्ट इनके जीवन के, इनके संघर्षों के मुझे लग रहा है कि छूट रहे हैं। और हमारे ऑडिटर बहुत अच्छे हैं, तो सबके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, तो वो पार्ट भी आपका मुझे लगता है कि पूरा होगा। जी। तो मैं चाहूँगा अपने सब साथियों से, जिनके मन में जैसे भी सवाल अभी तक के इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आ रहे हैं, तो वो जरूर पूछें, और सर उसे और अच्छे आप लोगों को उसकी डिटेल और देंगे। एक यहाँ तक का सफर हुआ, अब आगे का जो सफर है उसको कैसे तय करना है, उसके लिए कोई गाइडलाइन आपने बनाई है क्या? नहीं, गाइडलाइन देखिए, मैं अपने काम को सुबह 9 बजे से स्टार्ट करता हूँ और रात को 9 बजे तक करता हूँ। 12 घंटे में काम करता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ आज मैंने जो किया उससे अच्छा कल करूँ, उससे अच्छा और कल करूँ, उससे अच्छा और कल करूँ। आगे वही मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तक जाना है मुझे भी नहीं मालूम है, कोई रास्ता, कोई माइलस्टोन नहीं कि बस इतने किलोमीटर तक चल के रुक जाना है, चलते ही जाना है। पर यही है कि इससे अच्छा करना है। तो उससे कल मैंने क्या गलती की वो मैं आज सोचता हूँ कि यार अपन ने कल टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, कल 1 घंटा मेरा वहाँ ख़राब हो गया, अब इस 1 घंटे को आज कवर करना है। क्लाइंट को टाइम दे दिया, मतलब क्योंकि देखिए हमारा एक मैनेजमेंट है, ऑफिस के लिए भी बराबर टाइम देना है, क्लाइंट को भी जो टाइम दिया उस टाइम पे आना है। ये नहीं आप आज कोई आइकन बन गए हैं या आप काफ़ी सीनियर हो गए तो क्लाइंट आपके लिए 1 घंटा वेट करे। कभी भी आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ें, आप आगे इसीलिए बढ़ें कि आप हर चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट हो और उस चीज़ को मेंटेन करना है। आज मैं अगर गाइडलाइन की बात करूं, जैसे यहाँ रूपल सर ने भी लास्ट टाइम कहा था
कि अच्छी बुक्स पढ़ा करिए, आप अच्छे लोगों के विचार पढ़ेंगे तो आप आगे होंगे। मैं जब भी देखता हूँ, आप सचिन तेंदुलकर, आप लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, इनके पेपर में फ़ोटो ज़रूर आएगा, इनके विचार आएंगे। निगेटिविटी, कभी किसी के गलत बयान, किसी ने उनको भी गलत कह दिया तो उनके बारे में गलत कभी वो नहीं कहेंगे। आप कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मुझे भी यही लगता है कि आप अपने लिए सचेत रहें, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सब अगर आप सोचना आपका काम है तो लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने बारे में सोचता हूँ और मैं अपना एक टाइम मैनेजमेंट, मेरे जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बेचारे दूसरी या तीसरी फेल भी हैं, तो उनको भी मैंने व्हाट्सअप सिखा दिया है कितने बजे कहाँ आना है। मैं कॉल नहीं करता किसी को भी, तो सुबह सबका ग्रुप बना हुआ है, जितनी साइट्स हैं उनका ग्रुप बना है, जितने साइट डिटेल्स, जितने लोग हैं वो आ चुके हैं उसमें, जितने मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सब उसमें। तो धीरे 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 मैनेजमेंट की जो बात है, मुझे जो मिसिंग लगती है कि 10 सालों में, कि एक एक आदमी को फ़ोन करना पड़ता है, एक एक आदमी को बुलाना पड़ता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, तो वो सब हमने धीरे धीरे स्किल्ड किया है। तो 1 घंटा अगर मैं रोज़ हर एक क्लाइंट को टाइम देता हूँ, क्लाइंट ने मुझे काम दे दिया, उसके बाद मैं क्लाइंट के पीछे पड़ता हूँ। कभी ये नहीं होता क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आए कि सर आपके पास टाइम है कि नहीं। रोज़ मेरा मैसेज क्लाइंट के पास जाएगा, सर आपके पास आज टाइम है, आज मेरे को आपसे मिलना है, आज ये चीज़ आपको मेरे को करके देनी है, ये ड्राइंग आपको ओके करनी है, ये मटेरियल आज आपको मेरे को दिलाना है, आप टाइम बताइए। तो उन्होंने अगर मुझे 10 बजे का टाइम दे दिया तो मैं 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो 2 बजे टाइम देंगे तो मैं नहीं मिलूँगा, फिर नेक्स्ट डे का टाइम देता हूँ। तो ये मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट किया। तो क्लाइंट को भी पता होता है कि इनको टाइम देना है तो सुबह का ही टाइम मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे फिर मिलेगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड करता जा रहा हूँ। जो कमियाँ लगती हैं, जो मेरे बैकबोन्स हैं, इनको हम हर सैटरडे 2 दिन मैंने फिक्स रखे हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे ऑफिस के लिए। तो ट्यूसडे ऑल कंपनी पर्सन, मुझे पसंद नहीं कोई भी आदमी मेरे ऑफिस में आके 1 घंटा फालतू बैठे कि मैं अंदर बैठा हूँ। मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था कि अंदर बैठ के ताश खेला करो, लोगों को बाहर भीड़ लगा लिया करो। तो मैं बोला इससे क्या होगा? तो बोला इससे ह्यूमर क्रिएट होता है कि तुम्हारे यहाँ कितनी भीड़ होती है। तो मैं बोला ऐसा काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब मेरे को बाहर कोई बैठा होता तो मुझे तकलीफ होना चालू हो जाती कि वो आदमी क्यों बैठा है, उसका टाइम मैं क्यों ख़राब करूँ। चाहे उसको कोई भी काम हो मेरे से, XYZ, चाहे वो नया आदमी हो चाहे कोई भी आदमी, 1 मिनट नहीं बैठाना चाहता मैं। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को भी धीरे धीरे, कोई आते थे मैं नहीं मिलता था, बाहर चला जाता था, तो हर चीज़ के लिए मैंने इसलिए फिक्स्ड किया नए ऑफिस में ट्यूसडे का टाइम ओनली फॉर द कंपनी पर्सन 6 to 8। वो भी कॉल करके आज भी फ़ोन करेगा तो मैं ट्यूसडे ही बुलाऊंगा कि आप ट्यूसडे 6 बजे आ जाइए, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ रहूँगा। तो वो आ जाते हैं 6 बजे मेरे से मिलने, और जो पहले आता है मैं उससे पहले मिलता हूँ, जो बाद में आता है चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कोई कंपनी का हेड आ गया तो वो पहले मिल रहा है, वो नहीं। अगर एक प्लाई दिखाने वाला बंदा पहले आया तो प्लाई दिखाने वाला ही पहले आएगा, वो वेटिंग में ही बैठेगा। जो कंपनी हेड आया, इंडिया हेड आया तो भी बाद में आएगा। तो धीरे धीरे इसलिए मैनेजमेंट से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और चाहता हूँ और सीखूँ और अपना मैनेजमेट अच्छा करूँ। कोई सपना आगे के लिए टारगेट वाइज? सपना तो रात में साइड ही दिखती है मेरे को तो रियली मेरे को स्टार्टिंग से ही रहा है। इवन कल रात भी पूरी नींद नहीं आई मुझे, कुछ इंसिडेंट आपको ही पता है। कल रात मैं सोया ही नहीं हूँ, कुछ तो यहाँ की भी क्यूरियोसिटी थी और कुछ काम को रियली। वो रात को 1:30 बजे मैसेज आया क्लाइंट का कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दिल से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा और आपको चॉइस करके और आपका काम देख के हमारा बहुत अच्छा लगा हमें। तो वो चीज़ें मन से बहुत खुशी मिली हमें। तो सपना यही है कि ऐसे ही लोगों को खुशी देता रहूं। जो प्रोफेशन में मैं आया हूं, भगवान ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने जिस फील्ड में मुझे डाला है, तो उस फील्ड में नाम ही कमाऊं। और ऐसा होना चाहिए कि मेरे नाम से लोग मुझे जाने। मैं अपने बेटे को रिजेक्ट नहीं हूँ कि तू इसी लाइन में आना। आज उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अभी उसको इरफान पठान अकेडमी में डाला हूँ, क्रिकेट सीखता है। हर संडे हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया, मैं चाहता हूँ इसके साथ फ्रेंडली रहूँ और ये भी अपनी बातें मेरे से शेयर कर पाए। इसको क्या करना है वो करेगा। फ्राइडे की जो मेरी मीटिंग होती है ओनली ऑन द कंस्ट्रक्शन, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं मेरे, हफ्ते की पूरी बात, एक हफ्ते की पूरी बात एक दिन में बैठ के, जैसे अभी अपन बैठे हैं, हम ऐसे ही लाइन से बैठते हैं और किस साइड का मेरे पास पूरा डेटा होता है, इस साइड पे क्या काम चल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, इन लोगों का बहुत स्मार्ट होते हैं ये क्या बोलते हैं, POP वाले कारण बिजली वाले काम रुक रहा है, बिजली वाले कारण कारपेंटर का रुक रहा है, सबको लाइन से बैठा लेते हैं। अब बोलो किसका किसके कारण रुक रहा है, सब वहीं बैठे होते हैं। सबके लिए चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक आता है, एक परिवार की तरह बैठते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं।
काम अगर किसी का रुक रहा है, पेमेंट नहीं लिख रहा है, उसी दिन मैं पेमेंट भी लिखता हूँ कि आपका काम अगर ओके, आपने टाइम से काम किया तो उस दिन आप पेमेंट भी लिखवा लीजिए और आप आगे कंटिन्यू करिए। अगर कुछ फॉल्ट है आज नहीं, अगले हफ्ते आइए आप। अगर आपने कुछ दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट की या उस हफ्ते में आपने काम में ध्यान नहीं दिया तो आप अगले हफ्ते ही पेमेंट होगा, इस हफ्ते आपका पेमेंट भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हमने कंपनी वालों के लिए एक दिन, ताकि उनको भी, चाहे कोई भी बंदा हो, उनको इंपॉर्टेंस लगनी चाहिए कि नहीं सर क्या आते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है, सर सुनते तो हैं। एक बंदा ऐसे ही आया लाइट लेके मेरे पास सैंपल, मैंने उसको लाइट सैंपल पूरा खोला, समझा क्या होता है, कैसे होता है, क्या चिप होती है, तो समझाया। उसके बाद मैंने बोला देखता हूँ, मैं वैसे ब्रांड लगाता हूँ, देखूँगा आपके लिए, सोचता हूँ। तो बोला सर आपने इतना देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है, नहीं तो बाकी इंटीरियर्स तो कुछ और ही बात करते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। तो बोले ये आपका काम मुझे अच्छा लगा, आपका तरीका अच्छा लगा। तो मैं बोला चलिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे सीखना है और वो सीखने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ कि मार्केट में नई चीज़ें क्या आ रही हैं। और सबको बोला हुआ जो नई चीज़ आती है आप मेरे पास लेके आइए, ज़रूर मैं वो चीज़ लगाऊंगा। जी मैम। और जब वो बजट उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्लाइंट को कैसे कैटराइज करने की, उससे ज़्यादा जाके काम करने की, फिर उसी बजट में आप इन चीज़ों को काम करके। जी बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बेसिक मतलब अभी रायपुर में मैं जो समझता हूँ, जो होता भी है कि स्पेस यूटिलाइजेशन एंड द बजट। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका सही में बजट 10 लाख का ही होता है, उनको 11 लाख भी अगर बोलें तो उनके पैर से ज़मीन निकल जाएगी। ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, और आज भी मेरे ऐसे क्लाइंट हैं कि जिनका रियली बजट उतना ही है। आज अविनाश ग्रुप का भी हम जैसे मॉडल कर रहे हैं, अनिल जी के साथ में कल था, तो उनके बजट होते हैं कि ये मॉडल में हमको इतने ही पैसे लगाने, तो हम उस बजट को लेके ही काम करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, तो कुछ फ्लैट वाले होते हैं जिन्होंने फ्लैट परचेस कर लिया, तो स्टार्टिंग डे में जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास कि ये रिक्वायरमेंट है लेकिन बजट रिजिड है, इतना ही रहेगा, तो हम उस बजट पे क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आप लोगों के पास इतने ऑप्शन हैं, तो हम उनको एक कैटेगराइज कर देते हैं कि पीओपी में ये चार्जेस लगेंगे, इसमें ये लगेंगे, और उनको स्ट्रिक्टली वहीं रोकते हैं कि नहीं आपका 40 रुपये की टाइल का बजट है तो आप 40 में ही देखिए, आप 45 और 50 में ही मत जाइए, क्योंकि बजट ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे। क्लाइंट कई बार ऐसा होता है, जो मैंने देखा यहाँ पे, कि लोग नाराज़ होते हैं कि नहीं इंटीरियर को काम दिया और बजट मेरा डबल या ट्रिपल चला गया। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लाइंट के टेस्ट को, उसके बजट को समझिए और उसका स्पेस यूटिलाइजेशन करिए, वही असली इंटीरियर है। कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं आप इतने कम बजट का काम करेंगे क्या, इस प्लाई में काम करेंगे क्या, इस दुकान से मैं सामान ले सकता हूँ क्या। तो मुझे सिली क्वेश्चन लगते हैं कि ऐसा आप सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, हम किसी और इंटीरियर से कभी मिले हैं तो उनका ऐसा था कि नहीं हम इस बजट के ऊपर ही काम करते हैं। तो मैंने ऐसा उनसे कहा कि भाई मैं बेबीलोन होटल जाऊँगा, आज 5 स्टार होटल है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वहाँ इडली ऑर्डर करूँगा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है भाई। ज़रूरी नहीं है वहाँ खाना खाने ही जाते हैं, उनके पास वो होटल बड़ा इसलिए कि वो सब चीज़ रखता है। आप चाय मांगो, कोल्ड ड्रिंक मांगो, सब चीज़ वो देगा आपको, खाना भी देगा, लंच भी देगा, डिनर भी देगा, इसलिए वहाँ जितना बड़ा होटल है। तो आज अगर हम अपने फील्ड में कहीं 10 साल निकाल लिया हमने, तो हम एक्सपीरियंस और बड़े इसलिए हैं कि हम उस बजट में काम कर सकते हैं। तो बजट में और स्पेस यूटिलाइजेशन मेरा मोटो स्टार्टिंग से रहा है और आगे भी रहेगा, तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। और कभी आगे कोई क्लाइंट बढ़ता भी है तो मैं उसको स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि नहीं आप इस बजट से आगे जा रहे हैं। जी मैम। जी 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 जी। अरे बहुत मेमोरी है मैम आगे तो ये हरिशंकर कॉलेज से पढ़ेगी। एक्चुअली मम्मी पापा का जो बताया ना, भरोसा इसलिए नहीं था। रीज़न 12th के बाद जो कॉलेज का अट्रैक्शन होता है कि कॉलेज एक ड्रीम होता है सबके लिए, तो मम्मी से मैं बहुत फ्रैंक हूँ। जब मैं 12th पास आउट किया तो मम्मी बोली मैं देखो 10 ड्रेस दिलाऊंगी पहले। मतलब क्यों? बोले रोज़ कॉलेज जाए तो नई ड्रेस में जाना, स्कूल ड्रेस तेरा ख़त्म हो रहा है तो रोज़ नई नई ड्रेस पहन के जाना। तो मैं बोला ये बात सही है। और सही में उस समय एक टाइम होता भी ऐसा है, कॉलेज घर से एकदम नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस में था। 20-25 शर्ट लटके होते थे हैंगर पे, एक पहनता था, खोलता था नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा पहनता था, और वहाँ भी बहुत प्यार मिला। हर वहाँ ऐसा था, फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट डे ही था और मेरे काफ़ी सीनियर्स थे वहाँ पे जो मेरे से जान पहचान था उनका। तो वहाँ ऐसा बंक मारने का था कि बाहर बैठे रहते थे। तो मैं भी सोचा यार ये सब काम स्कूल में तो कभी किया नहीं,
मैंने स्कूल बहुत अच्छे से ईमानदारी से किया, कभी स्कूल से भागना नहीं जाना ये सब काम मैंने किए ही नहीं था। तो मैं बोला चलो करके देखते हैं। तो वैसे संस्कार तो नहीं थे, लेकिन चलो क्यूरियोसिटी होती है कि चलो करके देखते हैं लोग क्यों करते हैं। तो फर्स्ट डे ही मैं बाहर ही बैठा था, क्लास अंदर चल रही थी सबके साथ, तो हमारे प्रिंसिपल सर बाहर आ गए। कौन कौन बाहर है, वो भी मतलब कॉलेज टाइप का नहीं है, स्कूल जैसा कॉलेज है वो, कि नहीं अंदर बैठना है, पढ़ना है, एक एक आदमी को बाय फेस बाय नेम जानना है। तो उस दिन फर्स्ट डे ही हम बाहर थे और फर्स्ट डे ही पकड़ा गए कि बाहर क्या कर रहे हो, चलो अंदर। तो फिर लगा नहीं यार अंदर ही बैठते हैं, जो भी है अंदर मस्ती कर लेंगे। तो बैठते थे अंदर, तो वहाँ जितने भी क्लास टीचर्स और बाकी लोग थे उनसे काफ़ी अच्छा टच हो गया। फिर बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त बने, ग्रुप बन गए। तो जो भी वहाँ फंक्शन होते थे, टीचर्स डे स्टार्ट होता था, एंकरिंग में ही करता था, भांगड़ा होता था, भांगड़ा में फर्स्ट प्राइज़, नाटक होता था, जो भी इवन जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब कॉलेज में सुबह हम 7 बजे जाते थे और शाम को 7 बजे आते थे कॉलेज से। ये हाल था, मतलब पूरा कॉलेज, मम्मी बोलती तुम लोग ताला लगा के आते हो क्या कॉलेज से। और अगर एक दिन मैं कॉलेज नहीं जाऊँ तो पूरा कॉलेज मेरे घर आता था कि तू कॉलेज क्यों नहीं आया। उस डर से मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था। वो 1-2 घंटा मेरे घर पे बैठेंगे, आंटी चाय बनाओ, आंटी खाना बनाओ, यही खाना खाएंगे। मेरा बर्थडे हो गया तो रात को 3-3, 4-4 बजे तक डांस करना है उनको। बहुत अच्छी बहुत अच्छा गेट टुगेदर था, बहुत अच्छे दोस्त वहीं से मिले मुझे, कॉलेज से, हरिशंकर से। वहाँ से मैंने जो आपको बताया था, चौक बॉल होता है एक फुटबॉल जैसा गेम, क्रिकेट होता है, क्रिकेट में भी हमने इंटरनेशनल श्रीलंका तक खेला है वहाँ पे। तो आज भी वहाँ बोर्ड पे हमारा नाम है। स्टडी में भी हम लोग काफ़ी अच्छे थे, एक्टिविटीज़ में भी हम काफ़ी अच्छे थे। तो आज भी वहाँ की मेमोरीज़ जो हैं वो हमेशा रहेगी कॉलेज की। और उसके बाद ही मुझे इंटीरियर करना था, इसलिए इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जाके कॉलेज में फिर वही करने वाला है। पर वहाँ मैंने इंटीरियर्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया। मैं चाहूँगा कि हितेश जी के बारे में कुछ बातें जो हितेश जी नहीं बोल पा रहे हैं उनकी माता जी से हम सुने। जैसे आपने कहा सुनने से सीखना था, तो ये तो आपका व्यवसाय है, लेकिन हमारी जिंदगी जो है, जो हमारा घर परिवार है, ये छत्तीसगढ़ रायपुर में सुनने से ही शुरू हुआ है। हम यहाँ राजस्थान से किसी से किराया लेके 362 रुपये हमारे हस्बैंड किसी से किराया लेके रायपुर आए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज ईश्वर की दया से सब कुछ है। सोशल मीडिया स्टार्टिंग से ही काफ़ी, और बीच में जब योगी जी की सरकार थी तो स्टेट सेक्रेटरी थी कांग्रेस में, और अभी जो है हमारे